मेरी शादी मेरे जीजू राकेश से कर दी गई थी, क्योंकि मेरी दीदी सुमन का निधन हो गया था। लेकिन मेरी दीदी को मारने वाले मेरे जीजू ही थे। मेरे घर वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी राकेश से करवाई। मैंने ठान लिया था कि मैं अपने पति को मारकर अपनी बहन की हत्या का बदला जरूर लूंगी। एक दिन जब मैं अपने पति को मारने गई तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे घसीटते हुए अपने नौकर के घर ले गया। नौकर के घर पहुंचते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां तो मेरी शादी के दिन जब मैं ससुराल आई, मैं बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि मेरी शादी उस इंसान से कर दी गई थी जिसने मेरी बहन की हत्या की थी। मेरे जीजू राकेश ने ही मेरी दीदी सुमन को मारा था, और मेरे घर वालों ने मेरी दीदी के छोटे बच्चे आरव के लिए मुझे राकेश से जबरदस्ती शादी करने पर मजबूर किया। मैंने मन ही मन तय कर लिया था कि मैं अपने पति को मारकर अपनी बहन की मौत का बदला जरूर लूंगी। मुझे अपने पति से बेहद नफरत थी, लेकिन बच्चे की खातिर मैं शादी करने के लिए मजबूर हो गई। उसके पास गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब कुछ था, और इसी वजह से मेरे माता पिता ने मेरी शादी उससे करवा दी। मेरी दीदी सुमन मुझसे अक्सर अपनी पीड़ा साझा करती थी। उसने बताया था कि राकेश बंद कमरे में उसके साथ कितनी ज्यादती करते थे। वह आदमी राक्षस से कम नहीं था। मेरी दीदी के शरीर पर पड़े घाव उसके अत्याचारों का प्रमाण थे, लेकिन बाहरी लोगों के सामने वह एक बहुत अच्छा इंसान बनकर रहता था। मेरी दीदी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि उसका पति उसे मारने की योजना बना रहा है, लेकिन उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगी। एक दिन हमें पता चला कि मेरे जीजू राकेश अपने बेटे आरव को आंटी के घर छोड़कर मेरी दीदी को माथेरान घुमाने ले गए हैं। मेरी दीदी ने वहां से मुझे फोन किया। वह बहुत तनाव में लग रही थी। उसने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं बुरी तरह डर गई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैं सहम गई। मैं अपनी दीदी से बार बार पूछ रही थी, दीदी क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? लेकिन दीदी ने कहा था, प्रिया, मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकती। तुम फोन रखो, मैं घर आकर सब कुछ बताऊंगी। पर अगले ही दिन हमें एक ऐसी खबर मिली जिसने हमारे होश उड़ा दिए। हमारी दीदी और जीजू का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। राकेश ने जो बताया उसे सुनकर हमारी दुनिया ही उजड़ गई। उन्होंने कहा कि जब मेरी दीदी खाई में गिरी तो उसकी बॉडी तक नहीं मिली। हम सब फूट फूट कर रो रहे थे। मेरे दिल पर बहुत बड़ा आघात हुआ था। मेरी प्यारी दीदी हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। हमें उन्हें आखिरी बार देखना भी नसीब नहीं हुआ। हम उनका अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाए। मेरा दिमाग बार बार यही सोचकर परेशान हो रहा था कि दीदी ने मुझसे कहा था, राकेश मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। मेरा दिल यही सोच रहा था कि मेरी दीदी उस खाई में अकेली पड़ी रही होगी और हम यहाँ घर में आराम से बैठे थे। जब राकेश वापस घर आए तो हमने देखा कि उन्हें सिर्फ हल्की फुल्की चोटें आई थीं। मेरे मन में अचानक ख्याल आया कि मेरी दीदी घूमने जाने के लिए खुश नहीं थी, बल्कि परेशान लग रही थी। उसने मुझसे कहा था, प्रिया, अगर मुझे कुछ हो जाए तो आरव का ख्याल रखना, उसे कभी अकेला मत छोड़ना। अब मैं राकेश को शक की नजरों से देखने लगी थी। मेरे दिल को यह बात बिल्कुल भी स्वीकार नहीं हो रही थी कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और सिर्फ मेरी दीदी की मौत हो गई, जबकि राकेश को मामूली चोटें आई थीं। मुझे पूरा यकीन था कि मेरे जीजू ने ही मेरी दीदी को जान से मार दिया होगा। लेकिन मेरे घर वालों ने राकेश को सांत्वना दी और उनसे कोई सवाल नहीं किया। जब बाहर के लोग मेरे घर वालों से दीदी के बारे में पूछते थे, तो वे वही बताते थे जो राकेश ने कहा था। मुझे हैरानी होती थी कि मेरे अलावा किसी ने इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया कि एक्सीडेंट दोनों का हुआ था, लेकिन सिर्फ मेरी दीदी ही क्यों मरी और राकेश को कुछ खास क्यों नहीं हुआ। मेरे जीजू और दीदी हमेशा आरव को साथ लेकर ही घूमने जाते थे, लेकिन इस बार उन्होंने आरव को अपनी बुआ के पास छोड़ दिया। इसका मतलब है कि राकेश ने पहले से ही यह योजना बनाई थी और मेरा शक सही साबित हो रहा था। जब मैंने इस बारे में अपने घर वालों से बात की, तो वे मुझसे नाराज होकर मुझ पर जोर जोर से चिल्लाने लगे और कहने लगे कि मैंने अपनी दीदी के जाने का दुख बहुत ज्यादा दिल पर ले लिया है, इसलिए ऐसी फालतू बातें कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि मैं अपने देवता जैसे जीजू पर बहना की हत्या का आरोप लगा रही हूँ। मैं घर वालों की बातों के सामने चुप ही बैठ गई। लेकिन जब राकेश हमारे घर आए तो मौका देखकर मैंने उन पर सवालों की बौछार कर दी। मैंने पूछा, एक्सीडेंट तो आप दोनों का हुआ था, फिर आपको इतनी मामूली चोट कैसे आई? मेरे अचानक ऐसे सवाल पूछने पर राकेश चौंक गए और इधर उधर देखने लगे। मैंने कहा, आप मुझसे कुछ भी छिपा नहीं सकते जीजू, क्योंकि मेरी दीदी ने जाने से पहले मुझे सब कुछ बता दिया था। मेरे सवाल पर राकेश का चेहरा बदल गया और वे घबरा गए।
उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, अगर तुम्हें सब कुछ पता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम यह सच किसी को भी नहीं बता सकती, इसीलिए चुप रहो और मुझसे सवाल मत करो। राकेश की यह बात सुनकर मैं हैरान होकर उन्हें देखती रह गई। इस घटना के बाद राकेश ने हमारे घर आना जाना पूरी तरह से बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद वे अपने बेटे आरव को भी अपने घर ले गए। हमारे घर में सभी को मेरी दीदी के जाने का बहुत दुख था, लेकिन सबने अपने दिल में ही यह दर्द दबा लिया। मगर मैं अपनी दीदी की मौत को भूल नहीं पा रही थी। मेरे जीजू के शब्द मुझे उलझन में डाल रहे थे। उन्होंने मेरे सामने अपना गुनाह कबूल किया था और जाते जाते यह भी कह दिया था कि मैं यह बात किसी को भी नहीं बता सकती। राकेश सही कह रहे थे, क्योंकि मेरी बातों पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। घर के लोग मेरे जीजू पर अंधा विश्वास करते थे। हद तो तब हो गई जब मेरे माता पिता ने यह फैसला लिया कि मेरी शादी राकेश के साथ करवाएंगे। यह सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैं उस इंसान के साथ कभी अपना जीवन नहीं बिता सकती थी जो मेरी दीदी का हत्यारा था। मेरी दीदी ने उस इंसान के साथ रो रो कर अपना जीवन बिताया था, और राकेश की जिस बीमारी की वजह से मेरी दीदी का जीवन नर्क बन गया था, उसी के साथ शादी करना मेरे लिए एक अलग चुनौती थी। लेकिन मेरी दीदी का छोटा बेटा आरव, जो अब 5 साल का था, बार बार बीमार पड़ने लगा था। मेरी माँ की इच्छा थी कि आरव को घर का अच्छा माहौल और माँ का प्यार मिल सके। सभी का यही कहना था कि मेरी शादी राकेश के साथ होनी चाहिए, क्योंकि आरव को माँ का प्यार सिर्फ मैं ही दे सकती थी। मैंने अपनी माँ को बहुत समझाने की कोशिश की कि आरव को हम अपने घर ला सकते हैं, लेकिन मेरे जीजू राकेश आरव को खुद से दूर करने के लिए तैयार ही नहीं थे। आखिरकार मेरे परिवार ने मुझ पर दबाव डालकर मेरी शादी राकेश के साथ करवा दी। ये घटना 2023 में हुई थी। शादी के बाद जब मैं उनके आलीशान घर में पहुंची, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा जीवन भी मेरी दीदी की तरह ही होगा और अंत भी भयानक होगा। मैं उनके कमरे में बैठकर रो रही थी। आरव, जो मुझे अपनी माँ के रूप में देखकर बहुत खुश था, उसी खुशी में मेरे पास आकर सो गया। लेकिन मेरे पति यानी राकेश आरव को उठाकर उसके कमरे में सुलाने ले गए। मेरा दिल बहुत डर गया और जोर जोर से धड़कने लगा। मेरा मन कह रहा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊं और किसी ऐसी जगह छिप जाऊं जहां मेरे पति मुझे कभी न ढूंढ पाए। लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मुझे यहीं रहना था और आरव के लिए उसके पिता की हर बात माननी थी। मेरी माँ ने मुझे समझाकर भेजा था कि अगर मैंने अपने पति की बात नहीं मानी और उनकी इज्जत नहीं की, तो घर का माहौल खराब होगा, जिसका असर आरव पर पड़ेगा। लेकिन मेरे मन में एक और विचार आ रहा था। जिस तरह राकेश ने मेरी दीदी को मारा, उसी तरह मैं भी उन्हें मारकर बदला लूंगी। मैं उनके खून के बारे में सोचते हुए खो गई थी। जब मेरा पति कमरे में आया, उनके आने से मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मेरा पति मेरे पास ना आए। मेरी दीदी ने मुझे बताया था कि उनके पति को ऐसी बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से मेरी दीदी उनके पास नहीं जाती थी। मैं अपनी दीदी को याद करके रोने लगी। जब मेरा पति मेरे पास आया और मुझे रोते हुए देखा तो उसने कहा, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। बस मेरे आरव का अच्छे से ख्याल रखना और उसे बहुत सारा प्यार देना, ताकि उसकी तबीयत में सुधार हो। उसे ऐसा बोलते देख मैं हैरान रह गई। मैं कहना चाहती थी कि अगर अपने बच्चे की इतनी ही चिंता थी, तो फिर अपनी ईमानदार और मासूम पत्नी का खून क्यों किया? आरव से उसकी माँ को क्यों छीना? आज आरव की तबीयत की फिक्र क्यों हो रही है? लेकिन मैं अपने पति से कुछ भी कह नहीं पाई, क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती थी जिससे वह अपने असली रूप में आ जाए। मैंने सोचा था कि मैं बहुत समझदारी से अपनी दीदी का बदला लूंगी। मैं चुपचाप सिर झुकाकर उसकी बात सुनती रही और वहां से उठने लगी। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी इच्छा होते हुए भी मैं कुछ कर नहीं पाई। अगले दिन मेरे घर वाले मुझसे मिलने आए। मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि अब मैं ठीक हूं या नहीं, क्योंकि मेरे व्यवहार के कारण माँ बहुत टेंशन में रहती थी। माँ के सवाल पर मैंने सिर झुका लिया, क्योंकि मेरे पास अब कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन मुझे चुप देखकर माँ बहुत डर गई थी। इसलिए मैंने उसे दिलासा दिया कि अब मैं ठीक हूं और सब कुछ ठीक है। सच तो यह था कि मैं ठीक थी और मेरी माँ को मुझ पर विश्वास हो गया। लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं अपने जीजू का सच और दीदी की मौत का रहस्य जानकर ही रहूंगी। मुझे ठीक देखकर मेरे घर के लोग चले गए। मैं अपने पति राकेश को बस देखते ही रह गई, क्योंकि शादी की पहली ही रात मेरी दीदी की बात गलत साबित हो गई थी। मेरा पति राकेश,
जो अब 38 साल का था, तो बिल्कुल ठीक था और उसे कोई बीमारी नहीं थी। उल्टा उसका व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा था। वह बहुत ही सरल स्वभाव का लगता था। लेकिन यह भी हो सकता था कि राकेश मुझे दिखाने और मेरे शक को दूर करने के लिए ऐसा बर्ताव कर रहा हो। इसीलिए मैंने उस पर ज्यादा भरोसा नहीं किया। मुझे मेरी दीदी की भरी हुई आंखें याद आ रही थीं। मेरे पति के पास बहुत पैसा था और उनकी महीने की तनख्वाह भी लाखों में थी। लेकिन फिर भी मेरी दीदी बहुत ही गरीब हालत में रह रही थी। उसके कपड़े भी बहुत साधारण और पुराने लगते थे और उसके चेहरे पर हमेशा उदासी झलकती थी। आरव के जन्म के बाद राकेश ने मेरी दीदी को नौकरानी बना दिया था। जब जब दीदी हमारे घर आती, मैं उसके साथ ही रहती। उस समय दीदी मुझे हमेशा थकी हुई और उदास दिखती। लेकिन इसके विपरीत मेरे साथ राकेश का नरम स्वभाव और अच्छा बर्ताव देखकर मैंने जल्दी ही घर के काम और आरव की जिम्मेदारी संभाल ली थी। आरव जो अब 5 साल का था, अब अपने पुराने दुखों को भूल चुका था। अब वह हमेशा मेरे आगे पीछे रहता था। मैं उसकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल करने लगी थी। उसकी खाने पीने की पसंद और समय का ध्यान रखने लगी थी, जिससे वह अब अच्छा खाने पीने लगा था और उसने मुझे अपनी माँ के रूप में स्वीकार कर लिया था। मुझे हर पल यह महसूस होता कि राकेश मुझे लगातार देखता रहता है। उसकी इस तरह देखने से मुझे अजीब सा महसूस होता। आखिरकार एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया कि वह मुझे इस तरह क्यों देखता है। उस वक्त राकेश ने जो जवाब दिया, उसे सुनकर मुझे झटका लगा। उसने कहा, मैं यह देख रहा हूं कि तुम सच में ऐसी हो या एक दिन तुम भी अपनी दीदी जैसी बन जाओगी। राकेश की यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई। उल्टा मैं खुद उसके असली चेहरे को देखने के लिए आतुर हो गई। लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य हो रहा था कि राकेश को ऐसा क्यों लगा कि मेरे असली चेहरे के पीछे कोई नकली चेहरा छिपा हुआ है। उसने यह कैसे कह दिया कि मैं एक दिन अपनी दीदी जैसी हो जाऊंगी? मतलब दीदी कैसी थी? मैं बहुत ही उलझन में पड़ गई थी। मुझे राकेश में कोई ऐसी खास बात नहीं दिखी जिससे मैं यह समझ पाती कि वह एक हत्यारा हो सकता है। एक दिन जनवरी 2024 में आरव को बहुत तेज बुखार था। उसे पूरा दिन बुखार था और मेरे पति राकेश घर पर नहीं थे। मैं आरव को लेकर बहुत चिंतित थी। मैंने पूरे दिन उसे कुछ न कुछ खिलाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत जिद्दी था और कुछ भी नहीं खा रहा था। आखिरकार शाम के समय मैंने उसके लिए मूंग की खिचड़ी बनाने का सोचा और रसोई में चली गई। तभी राकेश ऑफिस से घर लौटे। हमेशा की तरह आरव उनके पास गया। जब राकेश ने आरव की हालत देखी तो वह घबरा गए और तुरंत उसे अस्पताल ले गए। मैं रसोई में थी और जब बाहर आई तो आरव गायब था। मैंने एक नौकर से पूछा तो उसने बताया कि साहब आरव को अस्पताल ले गए हैं। मैं चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गई। रात को जब आरव की तबीयत ठीक हो गई तो राकेश उसे घर ले आए। मुझे देखकर राकेश ने तुरंत कहा, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। जो तुम्हें चाहिए बस मुझे बता दो, लेकिन मुझ पर यह एहसान करो कि मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखो। उनके यह शब्द सुनकर मुझे सहन नहीं हुआ। मैं हैरान रह गई और गुस्से में उनसे कह दिया, अगर तुम्हें बेटे की इतनी ही फिक्र थी तो उसे उसकी माँ से दूर क्यों रखा? मेरे इस सवाल पर राकेश ने कोई जवाब नहीं दिया और बाहर चले गए। मैंने यह सब सोचने से खुद को रोका और आरव को खिचड़ी खिलाई। फिर उसे अपनी गोद में लेकर सुलाने लगी। मेरा मन अंदर ही अंदर बहुत रो रहा था। मुझे अपनी दीदी की याद आ रही थी। जब वह आरव के साथ रहती थी तो आरव उससे दूर दूर रहता था। आज मुझे समझ आ रहा था कि ऐसा क्यों होता था, क्योंकि उसके पिता उसके मन में उसकी माँ के खिलाफ बातें भर रहे थे। जिम्मेदारी निभाकर बस यही दिखा रहे थे कि उन्हें बेटे की बहुत परवाह है, जबकि असलियत कुछ और थी। मुझे अपने पति राकेश का स्वभाव हमेशा अजीब लगता था। मैं पूरा दिन अपने बेटे के साथ समय बिताती थी, उसे माँ का प्यार देती थी और उसकी देखभाल करती थी। लेकिन राकेश ने ऐसा दिखाया जैसे मुझे अपने बेटे आरव की कोई परवाह नहीं है, जबकि सच्चाई यह थी कि मुझे राकेश का असली चेहरा पता था। वह इंसान नहीं, बल्कि एक राक्षस था, जिसने अपने ही बेटे को उसकी माँ से दूर कर दिया था। मैं कई दिनों से अपने बेटे के साथ ही रह रही थी, उसकी देखभाल कर रही थी। लेकिन पहली बार मैंने अपने पति राकेश पर गुस्सा निकाला और उसके कमरे में जाना बंद कर दिया। हालांकि मैं उसकी खाने पीने और बाकी जिम्मेदारियां निभाती थी, लेकिन उसके कमरे में नहीं जाती थी। इसका नतीजा ये हुआ कि एक दिन वह मेरे पास आया और कहा कि उसे मुझे कहीं लेकर जाना है। मैंने सवालिया नजरों से राकेश की तरफ देखा, लेकिन उसने मुझे तैयार होने को कहकर आरव के पास जाकर बैठ गया।
मैं तैयार होने जा ही रही थी कि राकेश ने आरव से जो कहा, उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह आरव से कह रहा था, चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी आंटी के पास छोड़कर आता हूँ। फिर तुम्हारी मम्मी को डॉक्टर के पास ले जाना है, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। आरव के जाने के बाद मैंने चिंतित होकर राकेश से पूछा, मैं तो ठीक हूँ, तो फिर आप मुझे डॉक्टर के पास क्यों ले जा रहे हैं? राकेश ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आरव से बस झूठ कहा है, क्योंकि जहां मैं तुम्हें ले जाने वाला हूं वहां आरव नहीं आ सकता। इतना कहकर राकेश आरव को आंटी के पास छोड़ने चला गया। मैं डर से वहीं खड़ी रह गई। मुझे याद आया कि मेरी दीदी को भी राकेश ने इसी तरह अकेले ले गया था और फिर उसे जिंदा नहीं छोड़ा। मैं बहुत डर गई थी। राकेश जबरदस्ती मुझे गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले गया। मैंने मन ही मन ठान लिया था कि अगर राकेश ने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं उससे अपनी जिंदगी की भीख नहीं मांगूंगी। उल्टा मैं उससे लड़ूंगी और अपना बदला पूरा करूंगी। मेरे दिल में बदले की आग जल रही थी। राकेश मुझे भी एक पहाड़ी इलाके में ले गया था। मुझे लग रहा था कि राकेश अब मुझे परेशान करेगा। एक जगह पहुंचने के बाद उसने गाड़ी रोकी और मुझे गाड़ी से बाहर निकालकर खड़ा किया। मेरे हाथ को पकड़कर वह एक गली से आगे बढ़ रहा था और मैं डरते हुए उसके साथ चल रही थी। तभी हम एक छोटे से घर के सामने रुके। उसने उस घर का दरवाजा खटखटाया। मैं हैरान होकर अपने पति को देख रही थी। उस घर से जब एक युवा लड़का, जिसकी उम्र लगभग 25 साल थी, बाहर निकला तो वह मेरे पति को देखकर तनाव में आ गया। लेकिन मेरे पति ने उसे नजरअंदाज किया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर के अंदर ले गए। अंदर एक पलंग पर कोई महिला पीछे की ओर बैठी थी। जब उसने पलटकर हमारी ओर देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा शरीर कांपने लगा, क्योंकि वह महिला कोई और नहीं बल्कि मेरी दीदी सुमन थी। मेरी दीदी भी मुझे देखकर घबरा गई थी। फिर राकेश ने जो सच बताया, उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। राकेश ने कहा, मैंने इस लड़के को अपने घर पर नौकर के रूप में रखा था। कुछ साल बाद मुझे पता चला कि तुम्हारी दीदी इस लड़के से प्यार करने लगी है। ये दोनों मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दे रहे थे। ये दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। तुम्हारी दीदी मुझसे पूरी तरह से दूर हो गई थी। वह मुझसे नफरत करने लगी थी। उसने मेरे लिए सजना संवरना भी छोड़ दिया था। उल्टा उसने मुझसे यह भी कहा कि वह मुझसे तलाक चाहती है ताकि वह इस लड़के से शादी कर सके। एक बार गुस्से में मैंने तुम्हारी दीदी को मारा भी था, लेकिन बाद में उससे माफी मांगी। कोई भी पति अपनी पत्नी को किसी और मर्द की बाहों में नहीं देख सकता। मैंने यह बात तुम्हारे माता पिता को भी बताई थी, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा था कि ऐसी बेटी हमारे लिए मर चुकी है। तुम उसके साथ जो चाहो करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुम्हारी दीदी को हर तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन वह मेरे साथ रहने के लिए तैयार नहीं थी। फिर मैंने भी सोचा कि ऐसी पत्नी को रखकर मैं क्या करूंगा, इसलिए मैंने उसे तलाक दे दिया और उसे उसके प्रेमी के साथ भेज दिया। उसके बाद मैंने अफवाह फैलाई कि एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। लेकिन सच्चाई तो तुम्हारे माता पिता को भी पता थी। तभी उन्होंने तुम्हारी शादी मुझसे कराई और यह भरोसा किया कि हमारी दूसरी बेटी अपनी बहन की तरह बर्ताव नहीं करेगी। ये सच्चाई सुनकर मैंने अपनी दीदी की ओर देखा तो उसने शर्म से सिर झुका लिया। मुझे अपने विचारों पर और उसके लिए बहाए गए आंसुओं पर शर्म आ रही थी। मेरी दीदी ने अपने पति से तलाक लेने के लिए मुझसे कई झूठ बोले थे। उसने अपने पति को कितना बदनाम किया था और मैं भी बेवकूफ होकर अपनी दीदी के लिए अपने पति को मारने निकल पड़ी थी। मैंने प्यार भरी नजरों से अपने दयालु पति राकेश की तरफ देखा, जिसने आज तक मेरी दीदी का असली चेहरा किसी के सामने नहीं दिखाया। अगर यह सब बाहर के लोगों को पता चल जाता तो मेरे माता पिता की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। उसने मुझे भी सम्मान और प्यार दिया था। मैंने अपनी दीदी से कहा, आज के बाद तू मेरे लिए भी मर चुकी है। अपना ये काला चेहरा मुझे कभी मत दिखाना। मैं तुझे अपना आदर्श मानती थी। तेरे लिए मैं अपने पति को मारने तक तैयार हो गई थी। मुझसे लोग पहचानने में गलती हुई। मुझे शर्म आती है तुझे बहन कहने में। मेरी दीदी को मेरे सामने खड़े होने में भी शर्म आ रही थी। इसलिए उसने मुझसे और मेरे पति से माफी मांगी, लेकिन हमने उसे कोई जवाब नहीं दिया और घर आ गए। सच्चाई सामने आने के बाद मैं राकेश और आरव के साथ बहुत खुश रहने लगी। मैंने राकेश से माफी मांगी क्योंकि मैंने उन्हें एक हत्यारा समझ लिया था। राकेश ने भी मुझे माफ कर दिया और मुझसे वादा लिया कि मैं उन्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि मैं अपनी दीदी की तरह कभी नहीं बनूंगी,
क्योंकि हर औरत एक जैसी नहीं होती। मेरी दीदी ने, जो खुद एक माँ थी, अपने बच्चे को छोड़ दिया था। लेकिन मैं माँ नहीं होने के बावजूद उस बच्चे पर माँ जैसा प्यार लुटाती रही। और आज मेरे पास 5 महीने की आरव जैसी प्यारी बेटी है। सच में आज हमारा परिवार पूरा हो गया है। मैं अपने पति और बच्चों के साथ एक अच्छा जीवन जी रही हूँ और हम बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, राकेश ने मेरी दीदी की शादी नौकर के साथ करवाई। क्या उन्होंने सही किया या उसे कोई और सजा मिलनी चाहिए थी? मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।